प्रधानमंत्री सेशेल्स से स्वदेश के लिए रवाना। अंतिम दिन आज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। मंदिर में की पूजा अर्चना। विक्टोरिया में महात्मा गांधी को किया नमन। मुख्यमंत्री ने नवचयनित सहायक आचार्यों को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर, समग्र विकास की प्रतिबद्धता। राज्य भर में ईवीएम वेयरहाउस की त्रैमासिक समीक्षा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने धनबाद में वेयरहाउस का लिया जायजा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर संतोष। और चित्रपट झारखंड का 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल संपन्न। प्रतिभागी सम्मानित। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने कलाकारों को सराहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न कर आज स्वदेश रवाना हुए। श्री मोदी ने अपनी यात्रा के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारत और सेशेल्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स यात्रा के अंतिम दिन आज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री मोदी ने भारतवंशियों के विकास में योगदान को सराहा। यह मुलाकात भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत जन संबंधों को रेखांकित करती है। श्री मोदी ने सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया स्थित अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। यह द्वीप समूह का एकमात्र तमिल हिंदू मंदिर है और सेशेल्स में भारतीय समुदाय की स्थायी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह भारत और सेशेल्स के बीच सांस्कृतिक संबंधों का भी एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया स्थित पीस पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 नवचयनित सहायक आचार्यों को आज रांची में नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्ति पत्र इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को दिए गए। खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता दोहराई। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस राज्य को
सिर्फ एक चारागाह के रूप में देखा गया। यहाँ के खनिज संपदाओं को निकालो, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा दो, लेकिन यहाँ के लोग अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसकी चिंता कम रही। आज इसीलिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन पर फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि साहिबगंज के बड़हरवा क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फिर से अवैध खनन हो रहा है। श्री मरांडी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो भी उपलब्ध कराया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में खदानों की नीलामी प्रक्रिया और खनन प्रबंधन को शिथिल कर सत्ता शीर्ष में बैठे लोग राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को करीबियों के माध्यम से लूट रहे हैं। श्री मरांडी ने ईडी और सीबीआई से ताजा मामले का संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के पूसा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित किया। इस संबंध में सशक्त ग्रामीण भारत पर विमर्श चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में विकसित भारत के लिए विकसित गांव के महत्व को रेखांकित किया और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। योजनाएं हमारी अनेकों हैं, जिनमें स्थिति क्या है बहुत संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। अलग अलग राज्यों का परफॉर्मेंस कैसा है, कहां बहुत बेहतर काम हो रहा है, कहां थोड़े सुधार की आवश्यकता है, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर यहां बैठी हुई ये टीम, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हो नहीं रहा है काम काफी हो रहा है। कई राज्यों ने अद्भुत काम किया है, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन अभी हमारी जो वर्तमान योजनाएं हैं, उनमें कई जगह हमें कई क्रियान्वयन में कमियां महसूस होती है। अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर एक दिशा में चले तो सचमुच में विकसित भारत के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करके हम देश और दुनिया में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के क्रम में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीण विकास और आजीविका समेत अन्य विषयों पर बातचीत हुई। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्यों के अनुभवों, नवाचारों और बेहतर समन्वय के माध्यम से विकसित ग्रामीण भारत के लक्ष्य को गति देने की दिशा में सम्मेलन महत्वपूर्ण पहल है। राज्य भर के ईवीएम वेयरहाउस की आज त्रैमासिक समीक्षा हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद में ईवीएम वेयरहाउस का जायजा लिया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। श्री कुमार ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया तथा बताया कि निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसका एक क्वार्टरली इंस्पेक्शन करके बोला जाता है। सीईओ का भी पूरा झारखंड में एक जिला में जाकर इंस्पेक्शन करना है। आज वो क्वार्टरली इंस्पेक्शन होगी। क्वार्टरली इंस्पेक्शन में क्या देखा गया उसका कंप्लेंट्स करना पड़ा। कंप्लेंट्स करके आज रिपोर्ट कमीशन को भेजी। एनओसी का कमी है। बिल्डिंग तो अच्छा है, फिर भी सेक्शन पदाधिकारी का एनओसी चाहिए। पंगा चलते फिर भी उसका सेक्शन पदाधिकारी का एनओसी चाहिए। वो सब कुछ एनओसी का आज वेरीफाई करके फिर वो चित्रपट झारखंड का 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल कल रांची में संपन्न हो गया। समापन समारोह के दौरान सरला बिरला विश्वविद्यालय प्रांगण में ऑपरेशन सिंदूर पर कलाकारों ने नाटक की शानदार प्रस्तुति दी। मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने कलाकारों की सराहना की। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में विजेता और प्रतिभागी पुरस्कृत किए गए। समापन समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सी जगन्नाथ और डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर गोपाल पाठक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
तो इससे देश और दुनिया में रहने वाले लोग भी उससे परिचित होंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबके माध्यम से इस काम को हम आसानी से पहुंचा सकते हैं वहां तक। कितना समय व्यतीत कर रहा है उसकी गणना नहीं करते, पर वो 12 सेकंड के बीच में नया चीज को ढूंढ कर लेता है। 12 सेकंड में वो कितना अध्ययन कर सकता है, कितने चीजों को समझ सकता है, यह बात विषय है। पर आनंद उसको उसी में मिल रहा है। मनुष्य के जीवन के लिए आनंद बहुत आवश्यक है। जीवन की सबसे बड़ी व्याकुलता भी इसीलिए है कि वो आनंद के खोज कर। धनबाद नगर निगम अवैध निर्माण को लेकर सख्त है। भूली बाईपास रोड के आरा मोड़ स्थित एक विवाह समारोह भवन को निगम ने अवैध निर्माण घोषित करते हुए उसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। निगम ने भवन मालिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि जांच में निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया गया। जैसा दस्तावेज का करके पता लग रहा है कि वो ट्राइबल लैंड थी और उन्होंने उसको लिया था। खैर चूंकि ओनरशिप धनबाद नगर निगम का काम नहीं है, हम लोग को मेनली नक्शा से ही काम था। तो जब उनसे संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने स्वीकार करा। उसका रिटिन में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने कोई भी नक्शा पास नहीं करवाया था और बिना नक्शा पास करे ये हमने बिल्डिंग बनाई थी। तो हम लोगों ने म्यूनिसिपल एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वो कार्रवाई करी है। उसमें हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि वो स्वतः उसको डिमोलिश कर लें, और अगर स्वतः 15 दिन में स्वतः डिमोलिश नहीं करते हैं और जो एक दूसरा है कि 10 लाख रुपए का फाइन जो लगा है, अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करें। राज्य के कई जिलों में आज प्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा संपन्न हुई। प्रभु जगन्नाथ एकांतवास के बाद अब 15 जुलाई को नेत्रदान के साथ दर्शन देंगे। 16 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। धनबाद के धनसार जगन्नाथ मंदिर में भी आज भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की स्नान यात्रा संपन्न हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें विश्राम दिया जाता है। 15 दिनों के बाद वे स्वस्थ होकर फिर से भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसके बाद रथ यात्रा आयोजित होती है। होमन होगा, 5 बजे तक खुला रहेगा मंदिर। बाहर में रहेंगे स्नान मंडप में। 5 बजे के बाद अज्ञातवास जाएंगे। अब 15 तारीख को नेत्र उत्सव बना जाएगा और 16 तारीख को प्रभु रथ यात्रा होगा। जामताड़ा के सालुका गांव के युवा किसान सजल दास एकीकृत कृषि प्रणाली और आधुनिक तकनीक के दम पर उत्पादन और आय बढ़ाकर इलाके में अन्य किसानों के लिए उदाहरण बने हैं। के सालुका गांव के किसान सजल दास करीब 5 एकड़ जमीन पर सब्जी उत्पादन, बागवानी और मछली पालन कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत मिले सोलर पंप और वैज्ञानिक सलाह ने उनकी खेती को नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमको समेकित कृषि प्रणाली के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर सिस्टम मिला है, जिससे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और मेरे लिए है जो ये लगभग हमको 6 महीना पहले मिला है, लेकिन पहले जो किसी खेती में कठिनाई होते थे, लेकिन अभी बहुत सारा आसान हो गया इसमें खेती करने के लिए। किसान का मनोबल बढ़ा है और मैंने लगभग 10 से 15 रकम के पौधे लगाए हुए हैं। सजलदास के खेतों में आम, जामुन, नारियल, केला और अनार के साथ तालाबों में मछली पालन भी हो रहा है। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से उनकी आय लगातार बढ़ रही है और दूसरे किसान भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। कृषि तकनीकी पदाधिकारी सुजीत कुमार बताते हैं कि किसानों को हर संभव मदद दिया जा रहा है। वहीं समाज सेवी अजय कुमार ने कहा कि सजलदास एक मेहनती किसान हैं। सजलदास जो सालुका के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत मेहनती किसान हैं। अपने खेतों में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, ये सारा काम करते हैं और बागवानी पर विशेष ध्यान है। उन्होंने आम की फसल भी बहुत अच्छे की है, खुद भी लोकल मार्केट में भी बेचे हैं और बाहर भी भेजे हैं। और सरकार की जो भी योजनाएं, जो भारत केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं कृषि के लिए, वो सारे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि उनसे सीख लें और उनकी तरह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। और जैसे कुसुम योजना है प्रधानमंत्री का,
उसका लाभ उन्होंने भी लिया है, लोग भी लें और काम करें आगे। बारे में मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी ये युवा और प्रगतिशील किसान हैं। इनके अंदर किसानी का एक जुनून है। इसको देखते हुए हम लोग अपने कृषि विभाग जामताड़ा की ओर से हर संभव प्रयास करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इसके तहत पिछले 5 महीने में हम लोगों ने 5 HP का पीएम कुसुम योजना के तहत हम लोग सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए हैं। साथ ही बीच बीच में जो भी उद्यान विभाग या कृषि आत्मा से जो भी योजनाएं आती हैं सेंट्रल और राज्य स्तर से, सभी योजनाओं का लाभ देने का इनका प्रयास करते हैं, ताकि आगे ये खूब मेहनत करें, खूब उसके अंदर आमदनी करें और अपने जिले और प्रखंड का नाम रोशन करें। सजल दास की सफलता इस बात का उदाहरण है कि मेहनत, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग खेती को आत्मनिर्भरता और बेहतर आय का मजबूत माध्यम बना सकता है। जामताड़ा से उज्ज्वल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की दूरदर्शी स्टार्टअप इंडिया मुहिम आज देश के छोटे बड़े शहरों के हुनर को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के रहने वाले युवा उद्यमी विकास मिश्रा डिजिटल क्रांति के इस दौर में युवाओं को ऑनलाइन मार्केटिंग का विशेष गुर सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं। के रहने वाले प्रतिभावान युवा विकास मिश्रा ने साल 2016 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद किसी कंपनी में नौकरी तलाशने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया के साथ आगे बढ़ने का साहसिक फैसला किया। विकास ने रांची में युवाओं को डिजिटल और ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाने का एक इनोवेटिव काम शुरू किया। इवन मिडिल क्लास के बच्चे, पेरेंट्स में चेंज आया। पेरेंट्स बोल रहे हैं ठीक है भाई, तुम छोड़ो बिजनेस करो, तुम ठीक है, तुम मत जाओ जॉब के लिए, तुम अपना कुछ करो। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उनके इस प्रयास से ऑनलाइन मार्केटिंग का हुनर सीखकर आज राज्य के सैकड़ों युवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शानदार पैकेज पर जॉब कर रहे हैं। अपनी इस सफलता और भारत के बदलते बिजनेस इकोसिस्टम पर बात करते हुए कलाम अकादमी के फाउंडर विकास मिश्रा बताते हैं कि आज देश का युवा मानसिकता के स्तर पर बदल चुका है। वह अब नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का साम्राज्य खड़ा कर जॉब क्रिएटर बनने में अटूट विश्वास रखता है। मैं लगभग 2016 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ। ओके, एंड मैंने स्टार्ट किया था एक नॉर्मल फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग में मैं लोगों के लिए हेल्प करता था, उनकी वेबसाइट बनाने में, उनका डिजिटल मार्केटिंग करने में। एंड 2016 से पहले से लगभग मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं उस टाइम स्टार्टअप कंसल्टिंग करता था। मैंने देखा यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे स्टार्टअप कोई नहीं समझता है। विकास मिश्रा के संस्थान से ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल ब्रांडिंग का व्यवहारिक गुण सीख चुके स्थानीय युवा आज पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबालब नजर आते हैं। अब स्थिति यह है कि ये प्रशिक्षित युवा मल्टीनेशनल कंपनियों के लाखों रुपए के बढ़िया जॉब ऑफर्स को भी मुस्कुराकर ठुकरा रहे हैं और उसकी जगह झारखंड में रहकर अपना खुद का नया स्टार्टअप शुरू करने तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए साधन पैदा करने, जॉब क्रिएटर बनने में गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं। बोलना चाहूँगा कि आने वाले समय में हर जो स्टूडेंट अपना जो पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो अपना खुद का भी एक स्टार्टअप खोल सकता है। और मैं प्रोत्साहन भी यही दूंगा कि आप खुद का कुछ करें। 16 जनवरी 2016 को आधिकारिक रूप से स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत पंजीकृत होने वाले नए स्टार्टअप्स को शुरुआती वर्षों में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, आसान लोन और कॉरपोरेट करों में भी भारी छूट प्रदान की जाती है। इन दूरगामी नीतिगत सुधारों के कारण ही पिछले 10 वर्षों में भारत आज पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है और इसमें निरंतर रिकॉर्ड तोड़ तेजी से विकास हो रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। आधुनिक सांख्यिकी व्यवस्था की नींव रखने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। देश भर में आज 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रख्यात सांख्यिकीविद
प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 से हर साल मनाए जा रहे इस दिवस की इस बार की थीम प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का अधिकतम उपयोग रखी गई है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों का बेहतर उपयोग कर समयबद्ध, विश्वसनीय और सूक्ष्म स्तर के आधिकारिक आंकड़े तैयार करना और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत बनाना है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत की आधुनिक सांख्यिकी व्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। 1933 में संख्या नामक भारत की पहली सांख्यिकी पत्रिका शुरू की। 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका महालनोबिस मॉडल भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह संस्था सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता आधारित सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे प्रमुख आंकड़े जारी कर रही है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आर्थिक विकास, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक व्यय से जुड़े नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों में देश की सांख्यिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कई सुधार लागू कर रहा है। इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन सहित कई व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों को अधिक सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय ई सांख्यिकी पोर्टल, भारत सरकार सांख्यिकी मोबाइल अनुप्रयोग, सूक्ष्म आंकड़ा पोर्टल और आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए नई डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहा है। वहीं 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना नामक वेब आधारित प्रणाली भी संचालित की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांख्यिकी क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि विश्वसनीय आंकड़े ही प्रभावी नीति निर्माण और सुशासन की आधारशिला हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के माध्यम से न केवल प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान को याद किया जा रहा है, बल्कि देश में आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित सांख्यिकी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य के कई इलाकों में आज अच्छी बारिश हुई। रांची में भी दोपहर में झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इधर देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून की रफ्तार बढ़ी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में लू का प्रकोप भी बना हुआ है। देश के कई राज्यों में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है, तो कहीं लोग अब भी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों के भीतर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, विदर्भ और लक्षद्वीप समेत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ेगा। हालांकि मौसम में आ रहे इस बदलाव के बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तपिश बरकरार है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार के कुछ हिस्सों में आज भी लू यानी हीट वेव चलने के आसार हैं। योग में हर शारीरिक कष्ट का निदान मौजूद है। दांत जैसी फंगल बीमारी से बचाव में भी योग और संतुलित आहार कारगर हो सकते हैं। रिंगवर्म यानी दाद की समस्या आम है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। दाद एक प्रकार का फंगल संक्रमण है जो त्वचा की ऊपरी परत पर विकसित होता है।
रिंगवर्म इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद पैदा करने वाले फंगस गर्म और नम क्षेत्रों में पनपते हैं। दाद होने की संभावना तब अधिक होती है जब व्यक्ति को पसीना अधिक आता है और शरीर के कुछ भाग गीले रहते हैं। रिंगवर्म से राहत और बचाव में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। इम्यूनिटी यदि कमजोर है तो ये समस्या लोगों को होती है। उसके लिए आपके लंग्स अच्छे होने चाहिए और दूसरा आपका पेट उसके लिए ठीक रहना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे 2 अभ्यास जो आपके रिंगवर्म यानी आपकी दाद की समस्या को ठीक कर सकते हैं। पहला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन में आप उल्टा लेट जाएंगे। इस प्रकार से आप आए और आप धीरे से उल्टा लेट गए। दोनों पैरों को पीछे की ओर, आपके पंजे पीछे की ओर रहेंगे और अपनी एल्बोज को अपने शरीर से सटा करके रखें। श्वास को अंदर भरते हुए शरीर को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएंगे। जैसे ही आप इस प्रकार से अपने शरीर को उठाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेटने के बाद आप करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से आपने बेंड किया, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने घुटने को अपनी छाती से लगाने का प्रयास और अपनी नासिका को अपने घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर को जमीन से ऊपर उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर लगभग 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। उसी प्रकार से आप वापस जाएंगे और फिर इसी अभ्यास को अपने राइट लेग से करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए इसी प्रकार से आप यहाँ पर 10 सेकंड का लगभग होल्ड करेंगे। ये अभ्यास 2-2, 3-3 बार दोनों पैरों से करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ बेंड करके श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आएंगे। ध्यान रहे, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है वो अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। ये 2 अभ्यास आपके इम्यून पावर को बढ़ाएंगे। पेट को ठीक रखने के लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना भी जरूरी है। उसके लिए एक अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री सेशेल्स से स्वदेश के लिए रवाना। अंतिम दिन आज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। मंदिर में की पूजा अर्चना। विक्टोरिया में महात्मा गांधी को किया नमन। मुख्यमंत्री ने नवचयनित सहायक आचार्यों को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर, समग्र विकास की प्रतिबद्धता। राज्य भर में ईवीएम वेयरहाउस की त्रैमासिक समीक्षा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने धनबाद में वेयरहाउस का लिया जायजा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर संतोष। और चित्रपट झारखंड का 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल संपन्न। प्रतिभागी सम्मानित। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने कलाकारों को सराहा।